बदलता मौसम भाग 1। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली। नमस्ते दोस्तों, इस कविता से क्या समझे आप? तो कैसा है आज का मौसम? गर्मी है या ठंडी? क्या आज बारिश होगी? ऐसे कई सवाल हम रोज पूछते हैं। आजकल अखबार, रेडियो और टीवी से रोज मौसम की जानकारी मिल जाती है। पर क्या आपको पता है कि मौसम क्या होता है? आइए हम कहानी के माध्यम से मौसम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि मौसम क्या होता है। ख. ये जानना कि मौसम के मूल तत्व क्या हैं। ग. समझना कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे करते हैं। हर सुबह की तरह रीना और गीता स्कूल जा रही थीं। कितनी ठंड है ना आज। सुबह तो कितनी तेज धूप थी और अब मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। हाँ, सच में माँ से कहना पड़ेगा कि कुछ हल्के स्वेटर निकाल दें। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ देर में अचानक से बारिश होने लगती है। अरे, बारिश होने लगी। ओहो, आज तो खेल का पीरियड नहीं होगा। बारिश ने सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ, आज का मौसम तो बार बार बदल रहा है। सुबह तेज धूप थी, फिर ठंड हो गई और अब ये बारिश। आखिर यह मौसम कभी-कभी इतनी जल्दी क्यों बदलता है? अब खेल की क्लास तो नहीं होगी। चल, हम लाइब्रेरी में चलते हैं और आज का अखबार पढ़ते हैं। देख, यहाँ मौसम की जानकारी लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि आज कुछ ठंड और बारिश होने की आशंका है और कल धूप खिली रहेगी। अरे वाह, इनको कैसे पता चला? मेरे पिताजी के एक मित्र मौसम विभाग में काम करते थे। वह बता रहे थे कि मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। हमने पिछले साल पढ़ा था कि सूरज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सूरज का बदलते मौसम पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता होगा। चल, एक सूची बनाते हैं कि मौसम पर किन-किन तत्वों का असर पड़ता है। का, सूरज, खा, हवा। क्या बारिश या वर्षा का भी असर होता है मौसम पर? हाँ, जैसे बारिश होने से मौसम बदल जाता है, तो बारिश का भी मौसम पर असर होता है। अखबार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा है। हमने ऊष्मा के अध्याय में तापमान के बारे में पढ़ा था। हाँ, गर्मी में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में कम होता है। और हमने पढ़ा था कि तापमान को थर्मोमीटर की सहायता से मापते हैं। इसका मतलब है कि मौसम पर क सूरज, ख हवा, ग तापमान का असर होता है। हमें गर्मी और बारिश के मौसम में कितना पसीना आता है, तब हम कहते हैं कि आज हवा में बहुत नमी है। मुझे लगता है कि हवा में नमी का भी मौसम पर असर होता होगा। चल, इस लिस्ट को हम भूगोल की अध्यापिका को दिखाते हैं। वह बता पाएंगी कि हमारी सूची ठीक है या नहीं। नमस्ते टीचर जी,
आज हमारी खेल की क्लास बारिश की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए रीना और मैं लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़ने लगे। हमने अखबार में मौसम की जानकारी पढ़ी। रीना और मैंने मौसम के तत्वों की एक सूची बनाई है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? वाह बच्चों, दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक सूची बनाई है तुम दोनों ने। मौसम पर इन सब तत्वों का असर होता है। क सूरज, ख हवा, ग तापमान, घ हवा में नमी और वर्षा। अखबार में हर दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा था, पर मौसम विशेषज्ञ इन तापमानों को कब मापते होंगे? बच्चों, अधिकतम तापमान दिन को 12 बजे मापते हैं और न्यूनतम तापमान प्रातःकाल यानी भोर के समय मापते हैं। हर दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर होता है। तुम दोनों एक हफ्ते के अखबार इकट्ठा करो और पता लगाओ कि तापमान में क्या बदलाव दिखता है। टीचर जी, हमने देखा कि तापमान में इतना अंतर नहीं था, पर पिछले हफ्ते 3 दिन हवा में नमी ज्यादा थी और 2 दिन बारिश का अनुमान था, पर बारिश नहीं हुई। हाँ बच्चों, मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। जैसे आज का मौसम सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बार बदल गया। हाँ टीचर जी, मौसम का भी मूड बदलता रहता है। धरती पर कितने सारे देश हैं। कोई देश समुद्र के समीप है तो कोई बर्फीले पहाड़ों के, और कुछ देश रेगिस्तान में है। तो क्या हर जगह का मौसम एक जैसा होता है? क्या इन देशों की जलवायु और मौसम पर इनकी भौगोलिक अवस्था का असर पड़ता है? तो दोस्तों, हमने जाना कि मौसम क्या होता है। हमने मौसम के तत्वों के बारे में भी जाना। अगर आप भी कभी कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं, तो अखबार में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जरूर पढ़ लें। गीता ने एक सवाल पूछा था कि क्या एक जगह की भौगोलिक अवस्था उस जगह के मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालती है? चलिए, इस सवाल का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। मौसम और जलवायु भाग 2। नमस्ते दोस्तों, आज कितनी गर्मी है। सुबह से तेज धूप निकली हुई है। लगता है इस साल भी बहुत गर्मी पड़ेगी। आप लोगों के क्षेत्र में ठंड है या गर्मी? कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ती है और कई जगह भयंकर गर्मी। हर जगह के मौसम में इतना अंतर क्यों होता है? हमने सीखा था कि मौसम लगातार बदलता रहता है, पर किसी जगह का मौसम जब कई वर्षों तक एक जैसा रहता है तो उसे जलवायु कहते हैं। आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम मौसम और जलवायु के अंतर के बारे में समझते हैं। गीता और रमेश राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। वे स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। चलिए, उनके साथ स्कूल चलते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. समझना कि जलवायु क्या है। ख. मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। पता है रमेश, मेरी कक्षा में जो नई लड़की पढ़ने आई है ना, वो केरल से आई है। उसका नाम राधा है। अच्छा, केरल से? हाँ, सही कह रहे हो तुम।
हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वह यहाँ नई है। कैसी हो राधा? मैं अपने भाई को तुम्हारे बारे में बता रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताना। धन्यवाद गीता, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ गर्मी बहुत है। तो क्या केरल में गर्मी नहीं होती? केरल एक तटीय क्षेत्र है। वहाँ मौसम ज्यादातर मध्यम गर्म रहता है और वहाँ बारिश बहुत होती है। पर राजस्थान में तो बहुत गर्मी है। हाँ, राजस्थान एक रेगिस्तान है और अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए ज्यादा गर्मी है। यहाँ सर्दियों में इतनी गर्मी नहीं होती। क्या केरल में ठंड पड़ती है? नहीं, केरल में सर्दियों में भी हल्का गर्म मौसम ही रहता है। अरे वाह, एक ही देश में कितने विभिन्न तरह के मौसम होते हैं। रमेश, मौसम तो एक क्षेत्र के कुछ दिनों के तापमान, बारिश या हवा का संकेत देता है। पर अलग क्षेत्र जैसे केरल, राजस्थान के वातावरण की परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु? तो फिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? राजस्थान एक रेगिस्तान है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ से समुद्र भी बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ हवा में नमी भी बहुत कम है। यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तथा सर्दी में ठंड पड़ती है। और केरल तटीय क्षेत्र है। हाँ, हमने ऊष्मा के अध्याय में समुद्र समीर यानी सी ब्रीज और थल समीर यानी लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। हाँ, सही कह रहे हो। समुद्र और थल समीर की वजह से समुद्र तट के क्षेत्रों में मौसम हमेशा सुहाना होता है और बारिश भी अधिक होती है। पता है, केरल से पहले हम कश्मीर रहते थे। वहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे वाह, तुम्हें तो अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु का अनुभव है। कश्मीर पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ ठंड अधिक होती है। क्यों ना हम एटलस में देखें? देखो, यहाँ 2014 में भारत के 4 क्षेत्रों का तापमान लिखा हुआ है। यह गर्मियों के मौसम का रिकॉर्ड है। देखो, 4 क्षेत्रों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितना अंतर है। हाँ, और यहाँ लिखा है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। हाँ, जैसे केरल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान के मौसम लंबी अवधि से एक पैटर्न पर चल रहे हैं। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। हाँ, और केरल में ज्यादातर वर्षा होती है और मध्यम गर्मी रहती है, इसीलिए केरल की जलवायु मध्य गर्म और आर्द्र है। अरे क्यों ना हम
आज टीवी पर समाचार में मौसम की जानकारी में देश भर में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में देखें। हमें पता चल जाएगा कि देश में अलग-अलग जगहों की जलवायु में क्या अंतर है। देखो रमेश, मौसम विशेषज्ञ बता रही हैं कि कल केरल में बारिश होगी। दिल्ली और राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर में मौसम हल्का गर्म रहेगा। इसका मतलब है कि सारे देश की जलवायु कितनी अलग है। अगर हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की जलवायु है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी कितनी अलग प्रकार की जलवायु होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो रमेश। सोचो कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम पर बदलते मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसे राधा के साथ हुआ जब वो केरल से यहाँ राजस्थान आई। हाँ रमेश, जैसे हम गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठंड में ऊनी कपड़े पहनते हैं, बारिश में छाता लेते हैं, वैसे सारे जानवर और जीव जंतुओं पर भी तो जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता होगा। देखा आपने कि मौसम एक जगह के तापमान, हवा, वर्षा को दर्शाता है। जलवायु कई वर्षों के मौसम के पैटर्न पर आधारित आंकड़ों के हिसाब से निर्धारित होती है। पर जानवर, जीव जंतु मौसम और जलवायु के अनुसार कैसे अनुकूलन करते हैं? चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। जानवरों का अनुकूलन भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे समुद्र के किनारे, रेगिस्तान के पास, पहाड़ों पर, वनों के समीप, गांव में या शहर में। जहां आप रहते हैं वो आपका निवास स्थान कहलाता है, अंग्रेजी में जिसे हैबिटेट कहते हैं। मनुष्य जहां रहता है उस जगह और वहां की जलवायु के हिसाब से कपड़े पहनता है, खाना खाता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पशु पक्षी कैसे अनुकूलन करते हैं? वो भी तो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे वनों में, रेगिस्तान में इत्यादि। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि जानवर अनुकूलन क्यों करते हैं। ख. ये समझना कि जानवर अलग तरह के निवास में कैसे अनुकूलन करते हैं। पकड़ो पकड़ो मुझे। चलो अब भागना बंद करो अमर, हम दोनों तो थक गए। आओ यहाँ बैठ जाते हैं। अरे देखो, भागते भागते हम तालाब तक पहुंच गए। देखो मेंढक। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो रहा, कैसे हरी हरी पत्तियों में छिपकर बैठा है। प्रकृति ने जानवरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए अलग अलग शारीरिक लक्षण दिए हैं, जैसे ये मेंढक। हाँ, बहुत ही अनोखी बात है। ये जानवर और पक्षी अपने अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अनुकूलन कैसे करते हैं?
और कौन से जानवर होते हैं जो अनुकूलन करते हैं? मैंने पढ़ा है कि जानवर ठंडी जगहों पर रहते हैं और जो जानवर गर्म जगहों पर रहते हैं वे अलग-अलग तरह के अनुकूलन करते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में करता है, पर ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवर जैसे पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइन कैसे अनुकूलन करते हैं? कितनी ठंड होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में? मैंने पढ़ा है कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वे हमारी तरह स्वेटर और मोजे तो नहीं पहन सकते। हाँ, हमने भूगोल में पढ़ा था कि धरती के ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है। चलो घर चलते हैं और किताब से पढ़कर और जानकारी हासिल करते हैं। ये देखो इन चित्रों को। यहाँ पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइनों की तस्वीरें हैं। चलो पढ़ते हैं। इस चित्र के अनुसार ध्रुवीय भालू का सफेद रंग का होता है, जिसके कारण वह बर्फ के सफेद रंग के सामने दूसरों को नजर नहीं आता और अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, जो इसे सर्दी के मौसम में गर्म रखती हैं। इसके नाखून मुड़े हुए और लंबे होते हैं। ये इसे बर्फ में चलने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा यानी फैट की एक परत होती है, जो इसे गर्म रखती है। क्या बात है! ध्रुवीय भालू तो अपने शरीर के हर हिस्से से अनुकूलन कर सकता है। पेंगुइन के बारे में लिखा है कि उनके शरीर की त्वचा भी मोटी होती है और अत्यधिक वसा उनको गर्म रखती है। वे बहुत अच्छी तैराक होती है। पेंगुइन हमेशा एक झुंड में रहती हैं ताकि उनको एक दूसरे से गर्मी मिल सके। कितनी दिलचस्प जानकारी है! ये जानवर तो ठंड में अपने अनुकूलन करने की वजह से लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन कई पक्षी तो प्रवास करते हैं, है ना? हाँ, मैं अपने दादाजी से मिलने भरतपुर गई थी, जो कि राजस्थान में है। दादाजी बता रहे थे कि वहाँ 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय करके कई पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन आती हैं और सर्दियां समाप्त होने पर वे अपने आवास पर पुनः लौट जाती हैं। कितने आश्चर्य की बात है! इन पक्षियों को कैसे पता चलता है कि साइबेरिया से भारत का रास्ता कौन सा है? लगता है इन्हें सूर्य और चांद से मार्गदर्शन मिलता है। चलो मीना दीदी से पूछते हैं। वह कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। नमस्ते मीना दीदी, कैसी हैं आप? हम सब जानवरों और पक्षियों के अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब पक्षी प्रवास करते हैं तो वह कैसे वर्ष दर वर्ष एक ही जगह पर आते रहते हैं, उनको रास्ते कैसे याद रहते हैं। अरे वाह बच्चों, बड़ी मजेदार चर्चा कर रहे हो तुम सब। बात दरअसल ये है कि अधिकांश पक्षी रात के समय ही प्रवासी उड़ान भरते हैं, अतः उनके बड़े बड़े झुंडों की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। स्पष्ट ही उनकी बनावट में ऐसी कोई विशेषता है जो इन बाहरी चीजों की मदद के बिना भी दिशा निर्धारण में सहायता करती है। इस विशेषता की वैज्ञानिकों को अभी भी ठीक-ठीक समझ नहीं है। इसका भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। कितनी अनोखी जानकारी है ये! मुझे तो लगता है किसी दिन किसी प्रवासी पक्षी से ही पूछना पड़ेगा। काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी इन पक्षियों की तरह
देश विदेश की सैर करती। दीदी, हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास होते हैं। यहाँ वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहाँ बहुत वर्षा होती है और मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है। यहाँ कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर, गुरिल्ला, शेर और रंग बिरंगे पक्षी जैसे तोते आदि। ये सारे अपने आप को वर्षावन के अनुकूल कैसे बनाते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। वर्षावन में रहने वाले पशु पक्षियों की सुनने की शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छलावरण यानी कैम्यूफ्लाज करने में सहायता करती है। बंदर अपनी लंबी पूंछ की सहायता से शाखाओं को आसानी से पकड़ सकता है और यहाँ से वे वहां कूद सकता है। और हाथी अपनी लंबी सूंड से भोजन उठा सकता है और अपने दांतों से पेड़ों की छालों को आसानी से छील सकता है। अरे वाह, तुम सब तो बहुत जानकार हो। पता है, हाथी के कान उसे हल्की से हल्की ध्वनि सुनने में मदद करते हैं और उसे गर्मी में पंखे जैसे ठंडा भी रखते हैं। एक पक्षी जिसका नाम टूकन है, उसकी चोंच बहुत लंबी और बड़ी होती है। अपनी चोंच की वजह से वह ऐसी शाखाओं पर लगे फल को तोड़ सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं। क्या बात है! चलो रमा, अमर, हम घर जाकर एक चित्र बनाते हैं और उसमें पशु और पक्षियों के अनुकूलन की जानकारी लिखते हैं। कल स्कूल में टीचर जी को दिखाएंगे। धन्यवाद मीना दीदी। तो देखा दोस्तों, जानवर कैसे अलग अलग जलवायु में अनुकूलन करते हैं। है ना कितनी विचित्र बात। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जानवरों के आवाज को नुकसान न पहुंचाएं। जल्द मिलेंगे दोस्तों।